Hello students, welcome to Shortcut. We are continuing our chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. So yesterday we studied about human rights, fundamental rights and the first right, that is the right to equality. So today in this part we are going to start from right to freedom. अब right to freedom क्या है? The Constitution of India provides the citizens of India 6 types of freedoms which are as under. अब right to freedom के अंदर ऐसे 6 राइट्स आते हैं, यानी कि राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी का अधिकार. अब किस चीज़ की आज़ादी भाई, तो उसको भी स्पेसिफाई किया गया. देखिए बड़ी सुंदरता से. पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपनी बात रख सकते हो, कह सकते हो, ये आपको आज़ादी है. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग जो अभिनेता नेता हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, तो दे आर हैविंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दूसरा, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, वो बिना हथियारों के जमा हो सकते हैं. जमा होने का मतलब आप कहीं पे भी रैली कर सकते हैं. बड़े बड़े जो लोग भीड़ इकट्ठी होती है, उस भीड़ के अंदर असेंबल यानी कि जो भीड़ इकट्ठी की जाती है पीसफुली, बिना आर्म्स के, बिना हथियार. आर्म्स मतलब होता है हथियार. हथियारों के बिना आप इकट्ठे हो सकते हो, इसके लिए भी आपको कोई रोक नहीं सकते, ये भी आपका अधिकार है. आगे, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, कि आप एसोसिएशंस, यूनियंस इस तरीके से अपना ग्रुप्स बना सकते हो और उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हो सरकार के द्वारा. टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत देश के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो. पूरे देश के अंदर कहीं भी जाने के लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, इसके लिए भी आप कहीं भी जा सकते हो. टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी जाकर रिसाइड रह सकते हो. इवन आप कहीं पे सेटल भी हो सकते हो. अगर आप यहाँ से छोड़ के कहीं और जाकर रहना चाहते हो तो यू आर फ्री टू गो देयर. रिसाइड मतलब होता है कि वहाँ पर जाकर रहना, एंड इवन सेटल मतलब वहाँ पर आप परमानेंटली भी रह सकते हो. जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे गुजरात, और गुजरात के अंदर हम पूरे उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से और पूरे भारत में से सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आकर यहाँ बसे हुए हैं. तो कोई हमें ऐसे मना नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी. और अकॉर्डिंग टू आवर राइट टू फ्रीडम हमें ये अधिकार मिला है कि हम भारत के किसी भी पार्ट के अंदर जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं. 6th वन इज़ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम कर सकते हैं. आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो. अपने ऑक्यूपेशन को, जो भी आपको बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, जो भी आपको काम करना है, वो आप करने के लिए फ्री हैं. ऐसा नहीं है जैसे पुराने समय में हमने देखा था कि जो 4 कम्युनिटीज़ थी भारत के अंदर, जो हमने, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले भी, जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास. तो उसमें क्या था, जो ब्राह्मण थे उनके बेटे ब्राह्मण ही बनते थे, जो क्षत्रिय थे उनके बच्चे योद्धा ही बनते थे. तो इस प्रकार से अभी ऐसा कुछ नहीं है. आज एक टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, उसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकता है, उसका बेटा IAS IPS अफसर भी बन सकता है. These rights are of utmost importance for the overall development and of personality and expression of Indian citizens, for harmonious working of democracy and healthy lifestyle. अब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए राइट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, डेमोक्रेसी के लिए भी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर फ्रीडम्स ना हो, ये सब आज़ादी ना हो, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा. एनी इंडिविजुअल कैनॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इरिस्पॉन्सिबली. अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको इरिस्पॉन्सिबल तरीके से इन सब अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते. अब देखिए, आपको अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार के अंतर्गत क्या आप फिर लोगों को गालियाँ दोगे सोशल मीडिया के ऊपर? नहीं. तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस प्रकार से, आप जैसे यहाँ पर एसोसिएशंस और यूनियंस की बात की जा रही है कि आप एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हो, या फिर आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठी कर सकते हो. तो भीड़ इकट्ठी करके फिर उनको आप भड़काओगे, या फिर आप यूनियन बना के फिर ऐसे गुंडागर्दी करोगे, तो वो चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है. ये इरिस्पॉन्सिबली नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी लॉ है. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. सरकार जो है वो इस चीज़ को रोक सकती है, इसके ऊपर रोक लगा सकती है, अगर सरकार को लगे कि ये समाज के, सोसाइटी के शांति के खिलाफ, पीस के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है. तो अगर ऐसा सरकार को लगे तो इन राइट्स पे रोक भी लगाई जा सकती है. This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. तो ये एक साफ साफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है
कि हमें इन राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने का मतलब कैसे अप्लाई करना है, इनका कैसे हमें पूरा फ़ायदा उठाना है बिना लॉ को तोड़े। इंडियन सिटीजन्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारतीय सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर ओरली, वर्बली एंड थ्रू गेस्चर्स, बट दैट डज नॉट प्रोवाइड एक्सरसाइजिंग दिस राइट्स इन अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रेन्ड मैनर। अब इनको आप ओरली, वर्बली या गेस्चर्स के थ्रू भी आप इसको इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना रोक टोक के कुछ भी बोलते रहें किसी को, तो उसके ऊपर आपके शब्दों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लिमिटेशंस भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई। आप देखिए हमारे नेता ये लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते वक्त अपनी लिमिट्स को भूल जाते हैं। इनकी जो भाषा रहती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, तो ऐसे में अगले ही दिन इनके ऊपर कोर्ट के अंदर केस भी दायर हो जाता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरे को अधिकार जरूर देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन किस प्रकार से बोलना है वो भी वहाँ पर बताया गया है कि लिमिटेशन के तौर पे कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आपकी किसी बात से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे काम के अंदर लॉ जो है, सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्टेट की सेफ्टी के लिए कोई भी कानून वहाँ पर ला सकती है। फॉर एमिकेबल रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, कंप्रोमाइज एंड सेफ्टी, मोरालिटी, डिसिप्लिन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड प्रोवोकिंग वायलेंस फॉर क्राइम। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं, आप विदेशी दूसरे देशों के साथ अगर हमारे रिलेशन बिगाड़ने के लिए कुछ बोल रहे हो, या इवन पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पीस को भंग कर रहे हो, या फिर सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, देश की मतलब किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है, वायलेंस क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे में एक क्राइम के तौर पे आपको क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, और स्टेट जो है इसके लिए प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर बना सकती है। इट इज़ अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी वेदर दीज मैनी लिमिटेशंस आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। हम अगर सरकार जो है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी नया लॉ बनाती है और हमें ये फील होता है कि ये हमारी किसी भी राइट को नष्ट कर रही है ये लॉ, तो ऐसे में जुडिशरी का काम होता है, यानी कि हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो देखकर तय करें कि ये जो कानून बनाया गया है ये एप्रोप्रिएटली सही है या फिर ये सही नहीं है। द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच ideas and opinions put forth for public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to expression. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हम करें तो प्रेस मतलब हमारी जो अखबार वगैरह हैं, जो न्यूज़ वगैरह जो होते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो प्रेस को एक फ्रीडम दिया गया है, लेकिन प्रेस के फ्रीडम को भी अलग से किसी में इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको भी राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर शामिल किया गया। यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही जो प्रेस है, जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल से, ये अपनी फ्रीडम की आज़ादी, यानी कि अपनी किसी भी बात को ये कहने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हैं, तो ये भी आता है राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर ही। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। 2009 में जो अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना, कुछ बदलाव करना, तो जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2009 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके मुताबिक फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के, उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम में कन्विक्टेड नहीं, यानी कि किसी भी तरह की क्राइम या कोई भी उसने गलत काम नहीं किया है, तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, यानी कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जा सकती, ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, जो कानून में लिखा गया उससे ज़्यादा सज़ा भी नहीं दी जा सकती है, ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए, नहीं, कोई भी चीज़ अपने मन से आप नहीं कर सकते, यानी कि अगर पनिशमेंट जैसे कि लॉ में बताया गया है कि कानून में कि इस काम के लिए, इस चोरी के लिए इतनी सज़ा होनी चाहिए, तो उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती है।
और ना ही एक बार से ज़्यादा सज़ा दी जाए, यानी कि एक बार आपको पनिशमेंट मिल गई तो दोबारा दी जाए, ऐसा भी नहीं होता, एक ही बार दी जाएगी। कैन नॉट बी गिवन टू द सेम कन्विक्टेड, यानी कि एक ही सज़ा जो है 2 बार या एक से ज़्यादा बार किसी भी क्रिमिनल को नहीं दी जा सकती। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ, किसी भी इंडिविजुअल को उसके जीवन और उसकी आज़ादी से आप अलग नहीं कर सकते हो, यानी कि व्यक्ति जो है वो फ्री है अपना जीवन जीने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और हम उसको नहीं रोक सकते हैं सिर्फ लॉ के द्वारा कि अगर कोई गलती करता है तो ही हम उसको उठाकर जेल में डालेंगे, कोई गुनाह करता है तो ही हम उसकी आज़ादी छीनेंगे, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अब देखिए, इसके लिए सरकार ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या चीज़ें दी हैं कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, पुलिस आपको पकड़ती है, तो आपको पकड़ने का रीज़न भी बताया जाएगा। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय लॉयर। अगर आपको पकड़ा भी गया है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉयर, यानी कि वकील के द्वारा आप अपनी मर्जी का वकील लेकर आप अपना केस लड़ सकते हो। एंड अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये बहुत ही अच्छा एक कार्य किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये चेंज लाया गया लॉ में, कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियर बाय, आजू बाजू के जो भी नज़दीक में कोई मजिस्ट्रेट होगा, जो जज होता है, उसके सामने पेश करना कंपलसरी होता है। पहले क्या होता था कि जब ये चीज़ नहीं थी तो पुलिस जो थी वो ऐसे ही किसी को भी उठाकर ले जाएगी और 2-3 दिन उसको जेल में रख के उसको मारते पीटते थे लोग, जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी आज़ादी का भंग होता था, यानी कि राइट टू फ्रीडम जो है उसका काफ़ी ज़्यादा भंग किया जाता था उसको। लेकिन जब से ये कानून बना है, इसके बाद पुलिस वालों के भी हाथ काफ़ी बंद गए हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ज़रूरी है, कंपलसरी। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी। बिना परमिशन के, जब तक आपके पास, पुलिस के पास कोई पुख्ता परमिशन नहीं है कोर्ट से, या फिर एक पुख्ता कोई सबूत नहीं है उस व्यक्ति के खिलाफ, उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, यानी कि आप उसको जेल में नहीं जैसे भी आप प्रेजेंट केस की बात करें तो रिया चक्रवर्ती को आप जानते हैं कि वो जेल में है, तो कस्टडी उसको किसने दी है? वो कोर्ट ने दी है। तो ये कस्टडी कोर्ट ने जाहिर की है, तो पुलिस वाले अपनी मर्जी से उसको नहीं ले गए हैं कि भी चलो अब तुम 10 दिन जेल में रहोगी। उसको जेल में रखा गया बिकॉज कोर्ट जो है उन्होंने उसको कस्टडी दी है। एज पर द प्रोविजन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द अफोरसेड मैटर्स। प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत, ये एक एक्ट है जिसके अंतर्गत पर्सन अंडर अरेस्ट, जो व्यक्ति अरेस्ट में है, अगर वो उस चीज़ के लिए उस मैटर के अंदर नहीं है, अगर वो उस मैटर में कहीं भी सम्मिलित नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। आगे हमारा एक टॉपिक है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको कहा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? इफ़ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन, then as a precautionary measure that person can be detained by the state under an Preventive Detention Act PDA. The purpose of this act is not to punish a convict but to stop him from doing any criminal activity against the state, society or any individual. Under this act a person can be detained नॉट मोर देन 3 months। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा कैद में नहीं रखा जा सकता। द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, अब इसको हम समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति, अब देखिए सरकार को कहीं ऐसा अंदेशा हो कि कोई व्यक्ति क्राइम करने वाला है, कोई गुनाह करने वाला है, और उस व्यक्ति को गुनाह करने से रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सरकार जो है, पुलिस जो है, उसको डिटेन करना, जैसे आपकी गाड़ी डिटेन हो जाती है ना, पुलिस वाले गाड़ी आपकी ले जाते हैं, वैसे उस व्यक्ति को भी डिटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिटेन करने का मतलब ये नहीं है कि उसने क्राइम, वो कहेगा मैंने तो अभी क्राइम ही नहीं किया तो मैं गुनहगार कैसे हुआ, तो मैं क्राइम करूँगा उसके बाद मुझे पकड़ना। लेकिन इस एक्ट का, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को गुनाह करने से रोकना,
किसी भी व्यक्ति को गुनाह करने से रोकना। अब कोई व्यक्ति जैसे कि कहीं पर एक बहुत बड़ी रैली बुलाई जानी है किसी नेता के द्वारा, और उस रैली में हो सकता है कि कुछ लोग हथियार लेकर आएँ और उस रैली के भड़कने के बाद आजू बाजू के एरियाज़ में दंगे फैल जाएं। वो भीड़ जो आएगी वो हो सकता है दंगाई हो जाए और इधर उधर लोगों को मारने लगे, बसें जला दे, यानी कि नुकसान पहुंचाए। तो इस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पर उसको पकड़ने का मोटिव क्या है? उसने गुनाह तो भी कुछ नहीं किया ना, उसने तो अपने फ्रीडम का उपयोग किया कि वो एक रैली बुला रहा है, बस वो लोगों को इकट्ठे कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है। तो लेकिन उसके द्वारा जो नुकसान हो सकता है वो देखने वाली बात है कि उससे क्या होगा कि वो जो लोगों को बुला रहा है, हो सकता है इससे भीड़ भड़क जाए और बहुत बड़ा नुकसान देश का हो सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा, और ये डिटेंशन जो रहती है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। और अगर उसका ये एक्टिविटी जो है वो देश की एकता, अखंडता या स्टेट के समाज के खिलाफ है तो उसको पकड़कर 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन डिटेंशन को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं या फिर कुछ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है जो इस मुद्दे पर विचार विमर्श करता है। तो अगर उनकी सलाह के बाद अगर लगे कि इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए तो उनको उससे पहले भी छोड़ा जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमें बहुत सारी आज़ादी दी गई है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? The main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation-free society is established. अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित ना हो, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है उसका शोषण करना। अब एक्सप्लॉयटेशन को थोड़ा सा हम समझ के देखते हैं कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन किसे कहा जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं आइडिया होगा व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का शोषण करना। अब देखिए आप देखते हैं कि होटलों के अंदर, कुछ लोगों के घरों के अंदर भी छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। छोटे बच्चे जो हैं उनसे काम क्यों करवाया जाता है? क्योंकि देखिए कोई बड़ा व्यक्ति है, आज अपने घर में आप कोई काम वाला रखेंगे तो कम से कम आपसे अच्छी पगार 10,000 रुपये मांगेगा, फिर खाना पीना, रहने की स्थान सब मांगेगा और फिर वो काम करेगा। लेकिन एक बच्चा है छोटा जो जिसकी उम्र अभी 10-12 साल है, 10 साल है, वो बच्चे को आप थोड़ा सा डरा धमका के अपने पास काम के लिए ला सकते हैं। वो आपके पास काम करेगा, बदले में आपसे क्या लेगा? उसको कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, या 1,000-2,000 रुपये दे दोगे तो भी चलेगा, और खाना थोड़ा बहुत दोगे तो चलेगा, और वो आपके घर में पूरा दिन 24 घंटे गधा की तरह काम करेगा। यानी कि उस बच्चे को क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर हम बड़े आदमी की बात करें, एक एडल्ट की बात करें, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा ना। अक्सर क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव में रहने वाले जो रिश्तेदार होते हैं, शहरी लोग जो हैं, वहाँ जाकर बहुत सारी मूवीज़ के अंदर, बहुत सारे टीवी सीरियल्स के अंदर भी आप ये चीज़ देख चुके हैं कि वहाँ जाकर बच्चे को ले आते हैं, बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे शहर में, लेकिन यहाँ लाकर वो उनसे काम करवाते हैं। तो इस तरह की जो है ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। फिर आप जानते हैं कि जो मज़दूर रहते हैं, देखिए अब कोई अमीर आदमी है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो गरीब लोग मज़दूरों से काम करवा लेता है, उसको पैसे नहीं देता है, 10 दिन 5 दिन 15 दिन का उसका पैसा खा जाता है, उसको देता नहीं है। अब वो मज़दूर जो है वो क्या करेगा? उससे लड़ेगा। मज़दूर जो कि 400-500 रुपये रोज़ का कमाने वाला, कैसे लड़ेगा उस बड़े कॉन्ट्रैक्टर से? तो ऐसे में ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ऐसा ना हो, और हमारी एक सोसाइटी जो है एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी का सपना जो हम देख रहे हैं वो बने, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य जो उद्देश्य था, और इसीलिए उन्होंने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को जारी किया। अब इसमें क्या है? दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके द्वारा देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो लोगों को बेचा जाता है, तो बच्चों को पकड़कर बेच दिया जाता है। फिर इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कि छोटे बच्चों को पकड़कर बेच दिया जाता है। फिर ट्रेजरी यानी कि जो हार्ड वर्क करवाया जाता है, बहुत ही कठिन काम छोटे बच्चों से करवा सकते हैं हम लोग। फिर स्लेवरी यानी कि गुलाम जिसको हम बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर जिसको हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, कि ज़बरदस्ती काम करवाना, इन सब चीज़ों को बैन किया गया है। द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई इस राइट को वायलेट करता है यानी कि इसको तोड़ता है तो उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जा सकती है। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो इलीगल ट्रेड किया जाता है, महिलाओं को जो ट्रेड मतलब इनकी भी खरीद फरोख्त की जाती है, आपने बहुत बार ऐसे स्कैंडल्स के बारे में सुना होगा। फिर फोर्स्ड लेबर या फिर इम्पोज स्लेवरी जिसे कहा जाता है, यानी कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, इनको क्या करते हैं, जो ईंटों के भट्टे होते हैं ना, बड़े बड़े, जो ऊपर आप चिमनीज देखते हो, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ऐसे पिलर्स बने होते हैं, चिमनी जिसमें धुआं निकलता है, यहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। तो ईंटें बनाने के जो भट्टे होते हैं वो शहर से काफ़ी दूर होते हैं,
तो काफ़ी लोगों को वहाँ पर कैद कर लिया जाता है और वहाँ पर उनसे मजदूरी करवाई जाती है और वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है और खाना पीना दिया जाता है। वो जगह इतनी दूर होती है कि वहाँ से वो पैदल चलकर भागकर बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी भारत में सामने आती हैं। इनको कहा जाता है बंधुआ मजदूर या फिर हम इसको फोर्स लेबर, इम्पोज लेबरी भी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। फिर वर्क विदाउट पे, बिना पैसे दिए काम करवाना। द ओल्ड ट्रेजरी सिस्टम, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करवाना है, यानी कि जितना काम उसको कहा गया है, जैसे कि आपके पेरेंट्स भी जॉब पे जाते हैं तो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती है हमारी, लेकिन उनको अगर 15 घंटे काम करवाया जाए तो इस तरह से मतलब ड्रेजरी सिस्टम। तो इन सब चीज़ों को खारिज किया गया है, इनको एंड कर दिया गया है। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग दम, यानी कि बिना पैसे दिए उससे काम लेना या फिर उनको जितना पैसा देना चाहिए उससे कम पैसा देना, मिनिमम वेजेस से कम पैसा देना, या फिर फोर्स्ड या फिर इम्पोज्ड लेबर जो है, ये सब क्या है, पनिशेबल एक्ट। इन सब पे आपको सज़ा हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सज़ा मिल सकती है। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14, कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से कम है उसको काम करवाया नहीं जा सकता है। कहाँ पर? फैक्ट्रीज़ के अंदर, माइंस के अंदर, या फिर डेंजरस प्रोफेशन, यानी कि जहाँ पर खतरा हो सकता है। इवन गैराज, होटल्स के अंदर वो उनको, इवन घर पे हाउस होल्ड सर्वेंट के तौर पे भी उनको काम नहीं दिया जा सकता है। इसको 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के अंदर हम छोटे बच्चों को होटलों पे काम करते हुए देखते हैं, गैरेजेस के अंदर काम करते हुए देखते हैं, और घरों में मजदूरी करते हुए भी हम उनको अक्सर देखते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे रहते हैं, अक्सर आप दिवाली के समय पे आप देखते हैं कि जब पटाखा फैक्ट्रीज जो होती हैं, जहाँ पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ पर बच्चे जो रहते हैं उनसे मजदूरी करवाई जाती है। और कभी कभी अक्सर हम दिवाली के समय ऐसी खबरें सुनते हैं कि पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 4 बच्चे जो थे वो मारे गए। अब वो बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे? वो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, वहाँ काम कर रहे थे। तो बहुत ही खतरनाक काम है। अब किसी बड़े व्यक्ति से वो काम करवाया जाएगा तो वो उसके लिए ज़्यादा पैसे मांगेगा, लेकिन अगर वो काम छोटे बच्चे से करवाया जाएगा, एक तो बच्चा वो है चुपचाप उस काम को कर देगा, ज़्यादा काम करेगा और पगार भी ज़्यादा नहीं मांगेगा, और उस खतरे के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पैसा आपसे नहीं मांगे। लेकिन क्योंकि वो बच्चा है उसको इसका अंदेशा नहीं है। लेकिन वहीं कोई बड़ा आदमी जो है वो आपसे पूरा पैसा लेगा अगर वो काम करेगा। तो ऐसे में अपने पैसे की बचत करने के लिए लोग इन बच्चों को दाव पे लगा देते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ऑल दीज आर पनिशेबल एक्ट। तो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत ये सब जो कार्य हैं ये पनिशेबल है, इसके लिए सज़ा मिलती है। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी ब्रॉट, मैंडेटरी सर्विस कैन बी सॉट from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields irrespective of religion, gender, caste and class or with or without remuneration। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक चीज़ ये भी आती है कि मैंडेटरी सर्विस, अगर सरकार चाहे तो हम लोगों से मिलिट्री सर्विसेज के, यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है जिस समय हमें देश के लिए खड़े रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम किसी भी फील्ड के अंदर सरकार की मदद करने के लिए, देश की मदद करने के लिए हमें जाना होगा। ये बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा, यानी कि आप किसी भी क्लास के हों, कुछ भी है आपका धर्म, तो भी आपको करना पड़ेगा। एंड दैट ऑल्सो विदाउट रिम्यूनरेशन, वहाँ पर आपको पगार नहीं भी दी जाएगी तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल किसका है? देश का है। और जब देश की बात आती है तो पैसा नहीं, पैसे से देश नहीं बनता है, देश है तभी हम लोग जीवित हैं। तो देश के लिए जब कुछ करने की बात आती है तो वहाँ पर हमें कोई भी पगार नहीं दी जाएगी। आगे हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, यानी कि उसका प्रचार कर सकता है, और ये सब चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। पर दिस राइट इज़ टू बी एन्जॉयड विद इन परमिसिबल लिमिट्स। अब इसको भी कुछ लिमिट्स दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इसको भी एक लिमिट दी गई है, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, कुछ भी करो, वो नहीं, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं हमारी सरकार के द्वारा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फ्रीडम के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, मोरालिटी और हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि आप रिलीजन फॉलो करो, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई भी रिलीजन फॉलो करूँ, आप कोई भी फॉलो करो, आप अपने रिलीजन का प्रचार करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो रिलीजन को फॉलो करने के बाद दूसरे के को कुछ नुकसान पहुंचता है तो ऐसे में जो सरकार है उसके ऊपर काफ़ी रोक लगा सकती है। द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स की बात की जाए, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन और द इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। जो स्टेट है भारत जो है इसका कोई भी पर्टिकुलर अपना रिलीजन नहीं, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसको हम सेकुलर बोलते हैं। यहाँ पर काम जो किया जाता है वो किसी धर्म को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर नहीं किया जाता है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, तो एक जनरली सब काम किए जाते हैं किसी भी धर्म को फॉलो किए बिना। द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स और रिलीजियस बिलीफ। स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर्स के अंदर, रिलीजियस जो कार्य है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जो भी रिलीजियस मैटर्स है उसके अंदर सरकार हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती है। द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर देम फॉर रिलीजियस एंड फिलेंथ्रोपिक एम्स। अब जो भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो धार्मिक जो गुट हैं हमारे यहाँ पे, उनको फ्रीडम दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से अपना कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। यानी कि आप अगर धार्मिक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, ताकि आप अपने धर्म को बढ़ा सको और फिलेंथ्रोपिक एम्स यानी कि दान दक्षिणा के जो कार्य हैं उसके अंदर सरकार जो है किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं कर सकती। द स्टेट कैनॉट यूज द फंड्स कलेक्टेड थ्रू पब्लिक टैक्स और पब्लिक फंड फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन एंड सेक्ट। सरकार जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो पब्लिक से, या पब्लिक फंड जो भी कलेक्ट किया जाता है उसका उपयोग किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं कर सकती। यानी कि वो जो टैक्स है वो देश का है, उसका उपयोग देश की तरक्की के लिए होना चाहिए, देश की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैनॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन। ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी कि सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो हैं जो कि सरकार के पैसे पर चलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट पे चलते हैं, वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर रिलीजियस एजुकेशन में ग्रुप शामिल होने के लिए या किसी रिलीजियस मीट को अटेंड करने के लिए वो दबाव नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट्स पे, क्योंकि वो सरकार के पैसे से चल रहे हैं। और सरकार जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार है, भारत की सरकार है, इस कारण से ऐसा नहीं किया जा सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग और अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हुए लोग भारत में रहते हैं। भारत के जो लोग हैं दे हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज। उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, स्क्रिप्ट को, कल्चरल आइडेंटिटी को और अपनी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके रखें। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच रिलाई ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे कि हमने पीछे भी टॉपिक क्लियर किया, जो लास्ट लाइन थी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ग्रांट पे चलता है वो एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। कैनॉट डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, कैनॉट डिनाई वो मना नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी कि धर्म, जाति, लैंग्वेज या किसी और रीज़न से किसी भी व्यक्ति को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। इफ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ माल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123(3). अब अगर कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए बोलता है कि भाई ये फलाने रिलीजन का व्यक्ति है, हिंदू धर्म का है, ये सिख धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का है, और आप सब लोग इसको वोट दीजिए क्योंकि आपके धर्म का है, या अपनी कास्ट के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के आधार पे अगर वोट डालने के लिए किसी को कहा जाता है तो ऐसे में इसको एक माल प्रैक्टिस कहा जाएगा, इसको एक खराब कार्य कहा जाएगा, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 123 एक्ट के अंतर्गत गुनाहपूर्ण एक कार्य है। Any of the state can frame a law and provide the right to its citizens to form and manage any of the educational institute based on cultural and linguistic minority। कोई भी स्टेट जो है वो कानून बना सकती है, लॉ फ्रेम कर सकती है और वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को राइट दे सकती है। क्या करने का राइट दे सकती है? टू फॉर्म एंड मैनेज, क्या बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए? ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि उनके कल्चर या फिर उनकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से जुड़े हों। माइनॉरिटी मतलब जिनकी गिनती कम होती है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, यानी कि ऐसे लोग जिनकी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी गिनती काफ़ी कम है, तो उनके कल्चर को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए वो लोग अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार उनको राइट देती है।
The state shall not discriminate in giving educational grants or educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institution. सरकार जो है वो एजुकेशनल ग्रांट्स, जो सरकार की तरफ से जो हेल्प दी जाती है, स्कॉलरशिप जो दी जाती हैं, अगर वो जो स्कॉलरशिप या ये ग्रांट्स दी जाती हैं, इसको किसी भी तरीके के भेदभाव के बिना, यानी कि डिस्क्रिमिनेट, किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी के आधार पे या इस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए, दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि जो नीति होती है सरकार की उसके हिसाब से इसको किया जाना चाहिए. इफ द स्टेट डिजायर्स टू टेक ओवर और कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देन इट कैन डू सो ओनली आफ्टर गिविंग प्रॉपर रिटर्न्स. अगर स्टेट यानी कि जो राज्य सरकार या सरकार जो है, केंद्र सरकार है, अगर वो लोग हैं जिनकी माइनॉरिटी है, उन माइनॉरिटी वाले लोगों की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा करती है सरकार, या सरकार अपनी ज़रूरत के लिए उनकी किसी चीज़ का उपयोग करती है, उसके इंस्टीट्यूट का उपयोग करती है या उसको ले लेती है, तो ऐसे में उनको बदले में उनको प्रॉपर रिटर्न देना पड़ेगा. सिंपली आप उनकी सपोज कोई इंस्टीट्यूशन है वो सरकार अपने यूज़ में लेना चाहती है, या कोई प्रॉपर्टी जो है उसको अपने उपयोग में लेना चाहती है, तो उसके बदले में क्या करना होगा, सरकार को प्रॉपर रिटर्न देना होगा. इन दिस वे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब भी लिखा गया है. अब हमारी लास्ट जो राइट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये हम शुरू करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि भी काफ़ी लंबा हो गया वीडियो. होपफुली यू एंजॉयड, और हम कल शुरू करेंगे हमारे इसी टॉपिक से. तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ कल. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.